सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने कहा था, भाग्य केवल तैयार दिमाग का साथ देता है। आहा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा की तैयारियों पर बात करेंगे। खास तौर पर उसके रणनीतिक तेल भंडारों पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये चर्चा आज के माहौल में और भी जरूरी हो जाती है। हाँ, क्योंकि मध्य पूर्व में खासकर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। सही कहा। और इससे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो मतलब दुनिया की एक बहुत अहम तेल सप्लाई लाइन है, उसके बाधित होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में काफी उथल-पुथल है। बिल्कुल। और भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हाँ, हम अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल तो आयात ही करते हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये कुछ हालिया लेखों और शोध पर आधारित है। जी, जो भारत की इन्हीं तैयारियों का विश्लेषण करते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि भारत तेल सप्लाई में अगर कोई रुकावट आती है या कीमतें बहुत ऊपर नीचे होती हैं, तो उससे निपटने के लिए कितना तैयार है। और ये विषय यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आम जानकारी के लिए भी अहम है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत इस अस्थिरता का सामना आखिर कर कैसे रहा है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ना एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई स्तरों पर रणनीति अपनाई है। अच्छा। हाँ, जैसे पेट्रोलियम मंत्री ने भी बताया है, भारत के कच्चे तेल के स्रोत वो काफी विविध हैं। मतलब अलग अलग देशों से हम तेल लेते हैं। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, क्योंकि हमारे आयात का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते से नहीं आता। तो ये विविधीकरण असल में कैसे काम कर रहा है? मतलब कहाँ-कहाँ से हम अब ज्यादा तेल ले रहे हैं? भारत ने देखिए मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम करते हुए अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील जैसे देशों से आयात बढ़ाया है। अच्छा। और इतना ही नहीं, रूस से भी वो पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदना जारी रखा है। हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहा है। जी। और ये मात्रा शायद जल्द ही सऊदी अरब और इराक से जो मिलकर खरीदते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाए। ओहो, लेकिन रूस से अमेरिका से लाने में तो समुद्री रास्ते काफी लंबे पड़ते होंगे। हाँ, बिल्कुल। समुद्री रास्ते लंबे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। पर इस विविधीकरण से जोखिम जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है ना? सही बात है, सप्लाई का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, और इन अलग-अलग स्रोतों से जो अलग-अलग तरह का कच्चा तेल आता है, उसे प्रोसेस करने के लिए हमारी रिफाइनरियां कितनी तैयार हैं? क्या वो लचीली हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अप्रैल 2024 तक भारत की जो रिफाइनिंग क्षमता थी, वो करीब 256.816 MMTPA थी। और हमारी जो रिफाइनरियां हैं, वो तकनीकी रूप से काफी उन्नत हैं और लचीली भी हैं। मतलब वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले अलग अलग ग्रेड के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। तो ये क्षमता मतलब अचानक अगर सप्लाई में कोई बदलाव आता है, तो उससे निपटने में मदद करती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं, जैसे सऊदी अरब, इराक, रूस, इनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म समझौते भी हैं। अच्छा, दीर्घकालिक समझौते। हाँ, उनसे भी सप्लाई में एक स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, ये तो हुई सप्लाई साइड और प्रोसेसिंग की बात। लेकिन मान लीजिए कोई आपात स्थिति आ ही जाती है, तो उसके लिए भारत के पास अपना खुद का सुरक्षा भंडार कितना है? यहाँ वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की भूमिका आती है ना? बिल्कुल सही। भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR हमारी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक, आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ है। और इसका प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन ISPRL यानी भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करता है। अच्छा। और ये भंडार मुख्य रूप से 3 जगहों पर हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और कर्नाटक में मंगलौर और पाडूर। और ये बनाए कैसे गए? मतलब टैंक है या कुछ और? नहीं, ये टैंक नहीं है। ये असल में विशाल भूमिगत चट्टानी गुफाएं हैं। अच्छा। अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स इन्हें कहते हैं। चट्टानी गुफाएं जमीन के नीचे? हाँ, बिल्कुल। ये सतह से काफी नीचे, लगभग 90 मीटर या उससे भी ज्यादा गहरी खोदी गई हैं, और इसीलिए ये बहुत सुरक्षित मानी जाती हैं। अच्छा, तो ये कितनी बड़ी हैं? मतलब कितना तेल आ सकता है इनमें? देखिए, अभी जो मौजूदा 3 फैसिलिटीज हैं, उनकी कुल स्टोरेज क्षमता करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल है। 5.33 MMT। ये बैरल में कितना हुआ लगभग? ये हुआ करीब 38 मिलियन बैरल। 38 मिलियन बैरल। और ये भारत की कितने दिन की जरूरत पूरी कर सकता है? अगर हम 2019-20 की खपत का स्तर देखें, तो ये मात्रा भारत की लगभग 10 दिनों के कच्चे तेल की जरूरत को पूरा कर सकती है। सिर्फ 10 दिन? क्या इसे और बढ़ाने की योजना है? हाँ, बिल्कुल। इस पर काम चल रहा है। फेज 2 के तहत 2 और बड़े भंडार बनाए जा रहे हैं। कहाँ पर? एक ओडिशा के शांदीखोल में, जिसकी क्षमता 4 MMT होगी,
और दूसरा कर्नाटक के पाडूर में ही मौजूदा फैसिलिटी का विस्तार किया जा रहा है। अच्छा, 2.5 MMT काफी बढ़ जाएगी। जी, और ये PPP मोड पर बन रहे हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा, सरकार और निजी कंपनियां मिलकर। हाँ, जब ये फेज 2 पूरा हो जाएगा तो हमारी कुल SPR क्षमता बढ़कर करीब 12 MMT हो जाएगी। 12 MMT, ये कितने दिनों के लिए काफी होगा? तब ये देश की करीब 22 दिनों की कच्चे तेल की जरूरत पूरी कर सकेगा। 22 दिन, ये बेहतर लग रहा है। और अगर इसमें हम तेल कंपनियों के पास जो अपना कमर्शियल स्टॉक होता है, हाँ, जो वो अपनी रिफाइनरियों और डिपो में रखते हैं, बिल्कुल, तो उससे मिलाकर ये सुरक्षा बफर लगभग 74 दिनों तक का हो सकता है। करीब 2.5 महीने। ये तो काफी मजबूत स्थिति लगती है। जी, लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी है, इन भंडारों को जमीन के नीचे इतनी गहरी गुफाओं में ही क्यों बनाया गया? सतह पर बड़े बड़े टैंक बनाना शायद आसान होता। हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, ये जो अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स में तेल स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है, ये मूल रूप से स्वीडन में शुरू हुआ था। स्वीडन में? हाँ, युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए इसके कई फायदे हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा फायदा तो सुरक्षा का ही है। ये गुफाएं हवाई हमलों से, किसी तोड़फोड़ की कोशिश से या फिर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कुदरती तौर पर सुरक्षित रहती हैं। अच्छा, ये तो है। फिर जमीन के ऊपर बने टैंकों में क्या होता है, तेल थोड़ा थोड़ा भाप बनकर उड़ता रहता है, जिसे इवेपोरेशन लॉस कहते हैं। इन गुफाओं में वो नुकसान लगभग ना के बराबर होता है। और ये जमीन भी कम घेरती हैं, और लंबे समय में देखें तो ये लागत प्रभावी भी होती हैं। पर्यावरण के लिहाज से भी जोखिम कम रहता है। तो ये तो काफी सारे फायदे हैं। भारत ने इस पर कब काम शुरू किया था? भारत ने असल में 1990 के खाड़ी युद्ध से सबक लेने के बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब इस दिशा में काम शुरू किया था। अच्छा, तो काफी पहले से इस पर सोचा जा रहा था। जी, तो इन सब बातों का मतलब ये विविध आयात स्रोत, हमारी लचीली रिफाइनरियां और ये विशाल रणनीतिक भंडार, इन सब का कुल मिलाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या मतलब है? हम कह सकते हैं कि हम काफी हद तक तैयार हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि इन सभी उपायों ने मिलकर भारत को वैश्विक तेल बाजार की जो अनिश्चितताएं हैं, जो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, उसका सामना करने के लिए एक अहम लचीलापन, एक रेजिलियंस दिया है। एक तरह का कुशन है ना? बिल्कुल। ये जो रणनीतिक भंडार हैं, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। अगर अचानक सप्लाई रुक जाए या कीमतें एकदम से बढ़ जाएं, तो देश को संभलने का वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय मिल जाता है। और आपने शायद इसका फायदा उठाया भी है पहले। हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड महामारी की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थीं। हाँ, बिल्कुल याद है। तब भारत ने इस मौके का फायदा उठाया था। कम कीमतों पर तेल खरीदकर इन भंडारों को पूरा भर लिया था। अच्छा, इससे तो काफी बचत हुई होगी। जी, सरकारी अनुमानों के मुताबिक इससे करीब 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। तो ये इन भंडारों के रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है। बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि कैसे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। हाँ, इसमें आयात के स्रोतों में विविधता लाना भी शामिल है, और रणनीतिक तेल भंडारों का निर्माण और उनका विस्तार भी। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना? हाँ, बिल्कुल। जब तक हम जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम नहीं कर लेते, तब तक इन रणनीतिक भंडारों का रखरखाव करना और जरूरत पड़ने पर इनका विस्तार करना, यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। हालांकि अब सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर भी काफी जोर दे रही है। जी हाँ, वो तो है ही। सोलर, विंड और अब ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काफी काम हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन में समय लगेगा। सही कहा। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा के लिए और कौन से नए तरीके या तकनीकें अहम हो सकती हैं। शायद अगली पीढ़ी के ईंधन या ऊर्जा को स्टोर करने के और भी बेहतर तरीके। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है, और इस दिशा में दुनिया भर में लगातार नई संभावनाओं पर काम चल रहा है। जैसे आपने कहा, हाइड्रोजन फ्यूल है, एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी है, और भी कई नए समाधान तलाशे जा रहे हैं। तो आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी होगी, और साथ ही उन सभी नागरिकों के लिए भी जो देश की ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में रुचि रखते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अधिक जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।